जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग संविधान के बारे में 2-3 क्लास लिए हैं। संविधान का जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट हुई, कैसे यहाँ के लोगों के मन में आया कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, उस सब तमाम बिंदु पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जो है हम लोग विस्तार पूर्वक पिछले 2-3 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए साथियों, आज की क्लास को संविधान का निर्माण, जो आज हम लोग का नया चैप्टर है, दूसरा टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है संविधान का निर्माण। आखिर संविधान का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों हो जाइए तैयार और कॉपी कलम निकाल लीजिए और पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार बिना टाइम गवाए हुए। आज की क्लास को थोड़ा लंबा चलेगा, 40-50 मिनट का क्लास होगा। क्लास में लास्ट तक जो है आप लोग बने रहेंगे, बीच से छोड़ करके नहीं जाएंगे, तभी आप लोगों को जो है पूरा क्लास समझ में आएगा। चलिए साथियों, उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो ये जो यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी, उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी, इसको जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ठीक, तो आइए संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक को पारित किया। स्वराज विधेयक को क्या किया बाल गंगाधर तिलक? स्वराज विधेयक को पारित किए। कब पारित किए? तो साथियों याद रखेंगे 1895 में। हमारा देश 1947 को आजाद हुआ और आजादी से लगभग 45-50 साल पहले से ही हम लोग आवाज उठा रहे थे कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, और ऐसा संविधान होना चाहिए जिसका निर्माण भारतीय के द्वारा किया गया हो, भारतीय के द्वारा किया गया हो। आखिर ये स्वराज था क्या? तो ये स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोई किए थे, उस व्यक्ति का नाम था, स्वराज शब्द का प्रयोग जिसने सबसे पहले किया, उस व्यक्ति का नाम था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे, और तभी से लेकर के बाल गंगाधर तिलक ने भी 1895 में इस स्वराज शब्द नामक विधेयक को पारित किया। और स्वराज का मतलब होता है खुद का राज। स्व मतलब खुद, स्वयं, और खुद का शासन। स्वराज का मतलब होता है खुद का राज, स्वयं का राज या स्वयं का शासन, है ना। तो स्वराज का मतलब यह होता था कि भारत के लिए एक ऐसा संविधान का निर्माण होगा जिसमें भारतीय खुद के द्वारा एक नियम बनाएंगे, एक कानून बनाएंगे, एक दस्तावेज बनाएंगे, और भारतीय के द्वारा बनाया गया दस्तावेज के माध्यम से ही भारत के लोगों के ऊपर शासन प्रशासन किया जाएगा। तो 1895 में स्वराज विधेयक को किसने पारित किया? तो साथियों बाल गंगाधर तिलक ने पारित किया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1920 में जब असहयोग आंदोलन होता है, और असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी को थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिलने लगती है, महात्मा गांधी को लोग जानने लगते हैं, तो 1922 के आसपास महात्मा गांधी जी ने भी ये मांग उठाया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाए, और वो संविधान सभा जो है भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। 1920 में भी महात्मा गांधी ने आवाज उठाया। इसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भी ये आवाज उठाया, अपनी आवाज को बुलंद की अंग्रेजों के सामने कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और वो संविधान सभा जो है भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। 1928 के बाद 1938 में भी पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी 1938 में यह आवाज उठाया गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और वो संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो साथियों लगभग आजादी से 45-50 साल पहले से ही हम भारतीयों ने
ये आवाज उठा ही रहे थे कि हमारे लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए और वो संविधान सभा जो है अपने लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन औपचारिक रूप से बोले, औपचारिक मतलब यह हुआ एक नियम के तहत, एक कानून के तहत, एक नियम कानून के तहत औपचारिक रूप से जो संविधान सभा औपचारिक रूप से एक व्यक्ति हुए एम एन राय ने औपचारिक रूप से 1934 में यह मांग उठाया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए और वो संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। औपचारिक रूप से अगर बात करें तो 1934 में एम एन राय ने संविधान बनाने की मांग को उठाया था और जब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात को उठाया कि हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए और वो संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, तो 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया तो इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को स्वीकार कर लिया गया। फिर से आप समझेंगे 1938 में पंडित नेहरू ने जब यह बात उठाया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए और भारतीय लोग यानी कि वो संविधान सभा का जो गठन होगा वयस्क मताधिकार के रूप से होगा, वयस्क मताधिकार के तौर तरीके से संविधान सभा का गठन होगा। उसमें है जो लोग वयस्क मताधिकार के तौर पर चुने जाएंगे और वो संविधान सभा जो है भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। 1938 में जब पंडित नेहरू ने अपनी बात को रखा तो 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव बन करके आया, उस अगस्त प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जब 1942 में क्रिप्स मिशन बन के भारत आया, 1942 में जब क्रिप्स मिशन बन के भारत आया तो क्रिप्स मिशन में संविधान निर्माण का तो प्रावधान था, लेकिन क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी। मतलब डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह हुआ कि भारत को पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने की बात नहीं की गई थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह हुआ कि भारत के लोग या भारतीय जो है अपने आंतरिक मामले में फैसला लेने में स्वतंत्र रहेगी, लेकिन बाह्य मामलों में जो है उसके ऊपर ब्रिटेन का ही हाथ रहेगा बाहरी मामले में। ठीक ना, तो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। वहीं मुस्लिम लीग ने संप्रदाय के आधार पर नया राष्ट्र की जो मांग किया था, मुस्लिम लीग ने नया राष्ट्र का जो मांग किया था, उसके नए राष्ट्र की मांग को ठुकरा दिया गया था क्रिप्स मिशन में। इसलिए क्रिप्स मिशन जो है असफल हो जाता है और कांग्रेस के नेताओं को कहीं ना कहीं डर लगता है कि हो न सके भारत को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया जाए, भारत के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। इसी डर से जो है कांग्रेस के नेता क्रिप्स मिशन को जो है अपना अनुमति नहीं देते हैं, या फिर ये कहिए कि क्रिप्स मिशन जो है असफल हो जाता है यहाँ के नेताओं से संपर्क करने में। और जब क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन योजना बन के आती है ब्रिटेन से, और जब लंदन से कैबिनेट मिशन योजना तैयार होकर के आती है तो उस कैबिनेट मिशन के तहत यहाँ पर जो है संविधान सभा का गठन किया जाता है। अब कैसे कैसे गठन किया जाता है विस्तार से समझेंगे। तो ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट थे इसको आप समझ गए होंगे, और ये सब पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको जो है ध्यान में रखेंगे। स्वराज विधेयक को सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पारित किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती किए थे। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। 1939 से लेकर के 1945 तक जो है साथियों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो जाकर के 1945 में क्या होता है, लंदन में चुनाव होता है। लंदन में क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक, 1945 में लंदन में क्या होता है, चुनाव होता है। और यहां पर जो है लेबर पार्टी की सरकार आती है। लेबर पार्टी की सरकार आती है
और कौन रहते हैं? क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली जो है वहां का प्रधानमंत्री बनता है। जब 1945 में वहां चुनाव चल रहा था तो क्लीमेंट इटली ने, लेबर पार्टी ने या क्लीमेंट इटली ने यह वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे, मतलब जब हमारी सरकार, लेबर पार्टी की सरकार जब ब्रिटेन में बनेगी, तो हम भारत को स्वतंत्रता की ओर ले चलेंगे, स्वतंत्रता की ओर ले चलेंगे, है ना। स्वतंत्रता की ओर भारत को क्या करेंगे? अग्रसित करेंगे और उस भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। तो क्लीमेंट इटली जब वहां का प्रधानमंत्री बनता है तो यही क्या करता है? 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों के साथ, अपने 3 कैबिनेट, मतलब इसका जो कैबिनेट मंत्रालय था, इसका जो मंत्रालय था, तो अपने 3 कैबिनेट मंत्रालय के साथ एक कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन तैयार करता है, कैबिनेट मिशन योजना तैयार करता है ना। और अपने 3 मंत्रालय के साथ, 3 कैबिनेट मंत्रियों के साथ जो है कैबिनेट मिशन योजना तैयार करता है। और इस कैबिनेट मिशन योजना के जो सदस्य थे, एक का नाम था काल, इसका नाम याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक है काल, है ना। एक का नाम था क्रिप्स, सर क्रिप्स, इनका नाम था अलेक्जेंडर, और इनका नाम था लॉरेंस। क्लीमेंट इटली क्या करता है? अपने कैबिनेट मंत्रालय के साथ, 3 कैबिनेट मंत्रालय के साथ, जिसमें क्रिप्स रहते हैं, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर रहते हैं, एवी अलेक्जेंडर, लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस इनका नाम रहता है, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर क्रिप्स। ये 3 आदमियों के साथ, 3 मंत्रालय के साथ कैबिनेट मिशन योजना को तैयार करते हैं, कैबिनेट मिशन योजना को तैयार करते हैं, ठीक। और कैबिनेट मिशन योजना को तैयार करके 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन योजना का आगमन होता है भारत। 24 मार्च 1946 तो कैबिनेट मिशन का आगमन कहां हो जाता है? भारत हो जाता है, ठीक। जब कैबिनेट मिशन योजना का आगमन भारत हो जाता है तो मई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, मई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। जब कैबिनेट मिशन योजना क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस के नेतृत्व में, और लॉरेंस इसकी अध्यक्षता कर रहा होता है, अध्यक्षता, है ना। लॉरेंस की अध्यक्षता में जब कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को जब भारत पहुंचता है तो कैबिनेट मिशन योजना को यहाँ के नेताओं के द्वारा अंगीकृत कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। और मई 1946 में इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। एक संविधान सभा का साथियों क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। जब संविधान सभा का गठन किया जाता है तो इसमें यह प्रावधान रहता है कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य निर्वाचित होंगे। एक सदस्य को क्या करना है? चुनना है, मतलब निर्वाचित होना है। प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य को निर्वाचित होना है, चुनना है। और उस समय जो इस देश की जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ थी, लगभग 40 करोड़ उस देश की जनसंख्या थी। अब प्रत्येक 10 लाख में एक सदस्य को चुनना है, तो भाई अब कितने सदस्य चुन कर आएंगे? तो 389 सदस्य को चुनना था। 389 सदस्य को जो है इस संविधान सभा के माध्यम से, मतलब इस संविधान सभा को गठन करने के लिए 389 सदस्यों को चुनना था। 389 सदस्य को क्या करना था? चुनना था। इस 389 में से 296, इस 389 में से जो 296 सदस्य होंगे, जो 296 सदस्य होंगे वो ब्रिटिश प्रांत के होंगे, वो ब्रिटिश प्रांत से होंगे। और जो शेष 93 बचेंगे वो 93 जो होंगे वो देसी रियासत से होंगे, देसी रियासत से होंगे, देसी रियासत।
देसी रियासत से होंगे। ठीक, यहां तक समझ गए, इधर मिटाते हैं। जब कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाना था, तो भाई अब संविधान सभा का गठन कैसे होगा, तो यहीं से जो है भारतीयों को चुना जाएगा। तो उस समय क्या था, भारत में यह स्थिति थी कि लगभग 11 से 12 ऐसे प्रांत थे जिस पर ब्रिटिशों का शासन था। ब्रिटिशों का शासन था, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मुंबई प्रेसिडेंसी का क्षेत्र हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी का क्षेत्र हो गया। तो ये सब क्षेत्र पर जो है ब्रिटिश ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अजमेर हो गया। तो ये सब क्षेत्र पर जो है देसी रियासत का शासन था, देसी रियासत का शासन था। तो संविधान सभा के सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर जब संविधान सभा का गठन किया जाना था, तो प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति में से एक सदस्य को चुनना था। प्रत्येक 10 लाख में से एक सदस्य को चुनना था, जिसमें से 389 सीट आरक्षित की गई, 389 सीट बनाया गया कुछ 40 करोड़ जनसंख्या के आसपास से। और 389 सीट जब बनाया गया तो इस 389 व्यक्ति में से 296 सदस्य, 389 सदस्य में से 296 सदस्य जो है ब्रिटिश प्रांत से चुन करके आने थे, और वहीं 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासत से चुन करके आने थे। ठीक, तो 296 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत से चुन करके आने थे, इनका निर्वाचन होना था। इनका क्या होना था? निर्वाचन होना था। और वहीं 93 सदस्य जो देसी रियासत से चुनकर आने थे, इनका मनोनीत किया जाना था। मनोनीत किया जाना था, मनोनीत। इसका मतलब ये कह सकते हैं, जब संविधान सभा का गठन किया गया, 389 सदस्यों का संविधान सभा का गठन बनाया गया, तो ये जो संविधान सभा जो था न तो पूर्ण रूप से निर्वाचित था और न ही पूर्ण रूप से मनोनीत था, क्योंकि देसी रियासत के तरफ से जो 93 सदस्यों का चुनाव होना था, ये मनोनीत करके होना था, मनोनयन करके होना था। और वहीं 296 सदस्य जो होते, 296 सदस्य जो ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश क्षेत्र से आते, उनका निर्वाचन होना था। तो अब निर्वाचन कैसे होगा वो देख लीजिए। 389 में से 296 ब्रिटिश साम्राज्य और 93 देसी रियासत। तो 296 में से 296 जो ब्रिटिश प्रांत से आने थे, ब्रिटिश प्रांत से जो 296 आने थे, इस 296 में से 292 वैसे ब्रिटिश प्रांत से आने थे, 292 सदस्य वैसे ब्रिटिश प्रांत से आने थे जिस ब्रिटिश प्रांत पर गवर्नर का शासन था, यानी कि गवर्नर जनरल का शासन था। समझ गए? 296 में से 292 सदस्य वैसे ब्रिटिश प्रांत से आने थे जिस पर गवर्नर जनरल का शासन था, और वहीं 4 सदस्य ऐसे क्षेत्र से आने थे जिस पर कमिश्नरी का शासन था। कमिश्नरी, जिस पर किसका शासन था? कमिश्नरी, यानी कि चीफ कमिश्नरी का शासन था। ठीक, चीफ कमिश्नरी का शासन था। यहां तक समझ गए? उसके बाद जुलाई अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त 1946 में क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव, ये जो चुनाव होता है ये वयस्क मताधिकार के रूप से नहीं होता है। जो 292 अर्थात 296 जो सदस्य चुनकर आने थे, ये वयस्क मताधिकार के तौर पर यह चुनाव नहीं होता है, बल्कि ये चुनाव जो है प्रांतीय विधानसभा के द्वारा किया जाता है। प्रांत के विधानसभा के द्वारा चुना जाना होता है। और जुलाई अगस्त 1946 के आसपास चुनाव होते हैं। और इस चुनाव में कांग्रेस जो है लगभग 208, कांग्रेस लगभग 208 सीट जीत करके आती है। कांग्रेस जो है लगभग 208 सीट जीत करके आती है। वही मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग 73, मुस्लिम लीग जो है ये 73 सीट जीत करके आती है, 73 सीट जीत करके आती है। और वही जो स्वतंत्र तरीके से लड़ रहे थे तो वो 8 सीट जीत करके आते हैं। और वहीं जो छोटी छोटी पार्टियां थी, जैसे कृषक प्रजा पार्टी हो गया, सिख पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, तो जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो 7 सीटें जीत करके आई थी। वो 7 सीटें जीत करके क्या आई थी?
तो जब जुलाई अगस्त के महीना में 1946 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस 208 सीट पर जीत दर्ज की, मुस्लिम लीग 73 सीट पर जीत दर्ज की, वहीं स्वतंत्र जो पार्टी थी 8 सीट पर जीत दर्ज की, और वहीं जो छोटे छोटे पार्टी थे जैसे कृषक प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या सिख पार्टी, वो जो है 7 सीट पर जो है अपना जीत दर्ज की। भले ही दोस्तों ये कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा को गठन करने के लिए ये चुनाव वयस्क मताधिकार के तौर पर नहीं हुआ था, लेकिन इस चुनाव में जाति और धर्म को दिमाग में रखते हुए, जाति और धर्म की बातों को रखते हुए, मतलब जिस धर्म की संख्या ज्यादा थी, जिस धर्म को मानने वाले के लोगों की संख्या ज्यादा थी, उसी के अनुपात में सीट का बंटवारा किया गया था। जैसे कि उसी के अनुपात में सीट का बंटवारा किया गया था। जैसे कि अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू की बात करें तो हिंदू जो है 163 सीट पर चुनाव लड़ा था, हिंदू 163। वहीं अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम के लिए 80 सीट आरक्षित किया गया था, 80 सीट आरक्षित किया गया था। वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 31 सीट आरक्षित किया गया था, 31 सीट। वहीं अनुसूचित जनजाति और ईसाई, अनुसूचित जनजाति और ईसाई की बात करें तो इन दोनों के लिए 6 सीट आरक्षित किया गया था, 6 सीट जो है आरक्षित किया गया था। वहीं सिख के लिए बात करें तो सिख धर्म के मानने वाले लोगों के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई थी। तो वहीं पारसी समुदाय के लिए और एंग्लो इंडियन पारसी समुदाय और एंग्लो इंडियन के मानने वाले, मतलब एंग्लो इंडियन और पारसी समुदाय के लोगों के लिए 3 सीटें, 3 सीट इससे और 3 सीट इससे, 3 सीटें आरक्षित की गई थी। कहने का मतलब यह हुआ कि संविधान सभा का जब गठन होना था और संविधान सभा को गठन होने के लिए जब 389 सीटें, मतलब 389 सदस्यों का चुनाव होना था, 389 सदस्यों का यहाँ पर मनोनयन या निर्वाचित, कुछ सदस्यों का मनोनयन और कुछ सदस्यों को निर्वाचित होना था, तो धर्म को ध्यान में रखते हुए सीट का बंटवारा किया गया था। हिंदू के लिए 163 सीट, मुस्लिम के लिए 80 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 31 सीट, अनुसूचित जनजाति और ईसाई के लिए 6 सीट, यानी कि 6 सीट इसके लिए और 6 सीट इसके लिए। सिख के लिए 4 सीट और पारसी समुदाय के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए 3 सीटें। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि 3 सीट जो है पारसी और एंग्लो इंडियन के लिए और 6 सीट जो है अनुसूचित जनजाति और ईसाई के लिए जो है ये सीटें क्या किया गया था, आरक्षित किया गया था। ठीक है, आरक्षित किया गया था। ठीक, जब मुस्लिम लीग किधर गया, मिटा दिए। जब कांग्रेस 208 सीटें जीत करके आई और मुस्लिम लीग, जब कांग्रेस जो है 208 सीट जीती और मुस्लिम लीग 73, जब कांग्रेस 208 सीट जीती और मुस्लिम लीग 73 सीट जीता, तो मुस्लिम लीग क्या किया, ये नौटंकी करना चालू कर दिया। मतलब मुस्लिम लीग को ये बात समझ में आ गया था कि संविधान सभा में अब हम लोग का चलने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि 208 सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज किया है और हम मात्र 73 को सीटें जीते हैं। तो मुस्लिम लीग जो है इस संविधान सभा का बहिष्कार करने लगा। मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार करने लगा और मुस्लिम लीग जो है अपना एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का मांग करने लगा और कहने लगा कि जो है इस संविधान सभा का हम सदस्य नहीं रहेंगे, हमारे लिए एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र दिया जाए और उस पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा का गठन किया जाए और वहां से संविधान सभा को गठन करने के लिए अलग से वहां पर जो है सदस्यों को क्या किया जाए, निर्वाचित किया जाए। तो ये सब बातों को लेकर मुस्लिम लीग क्या करने लगा साथियों, नौटंकी करने लगा। और साथ ही साथ जब 389 सदस्यों का यहाँ पर चुना जाना था 389 सदस्यों का, और जब चुनाव हुआ तो इसमें से 15 सदस्य महिला भी थी। इसी में 389 में ही 15 को महिला सदस्य भी चुनाव जीत करके आई थी, जिसमें से विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई, उसके बाद दुर्गावती हो गई, सरोजिनी नायडू के बाद
राजकुमारी अमृता कौर हो गई, राजकुमारी अमृता कौर हो गई। तो ये सब जो महिला थी ये सब काफी महत्वपूर्ण महिला थी, है ना। तो 15 महिला जो है इस चुनाव में जीत करके आई थी, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर 15 महिला का नाम ध्यान में याद कर ले आप तो भी बहुत अच्छा है। ऐसे 4-5 महिला का तो नाम हम बोल ही दिए। ऐसे आप गूगल बाबा पर सर्च कीजिएगा 15 महिला कौन कौन थी, आपको नाम मिल जाएगा। लेकिन आप सुचेता कृपलानी हो गई, विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, राजकुमारी अमृता कौर हो गई, इस सबको जो है आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। उसके बाद जब चुनाव हो गया और इस चुनाव में 389 सदस्य चुन करके आ गए, 389 सदस्य चुन करके आ गए। कांग्रेस 208 सीट चुन गई, मतलब 208 सीट पर जीत दर्ज की, मुस्लिम लीग 73। और जब चुनाव हो गया तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। और ये जो प्रथम बैठक हुई ये दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, ठीक। प्रथम बैठक कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। जब 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। इसका बहिष्कार कौन किया? तो मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग तांडव मचाने लगा कि हमको जो है एक अलग राष्ट्र चाहिए और अलग राष्ट्र के लिए अलग संविधान सभा चाहिए, इस संविधान सभा में हम शामिल नहीं होंगे। वो तांडव मचाने लगा और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो इसमें मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार किया। जब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो इसमें 208 सदस्य मौजूद थे। कितने सदस्य मौजूद थे? टोटल 208 सदस्य मौजूद थे। टोटल की बात करें तो कुल मिलाकर के इस संविधान सभा की बैठक में 208 सदस्य मौजूद थे। इसी 208 सदस्य में से, इसी 208 मौजूद सदस्य में से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को साथियों क्या कर लिया जाता है? संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर मतलब अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक। यहां से है, ये बात ध्यान में रहेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब संविधान सभा की दूसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है, फिर से 9 दिसंबर 1946 को हुआ तो 208 सदस्य मौजूद थे। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य मौजूद थे? तो 208 सदस्य मौजूद थे। संविधान सभा की दूसरा बैठक कब हुआ? तो 11 दिसंबर। प्रथम से 2-3 बैठक आपको ध्यान में रहना चाहिए। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946। और जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है तो इसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष क्या कर लिया जाता है साथियों? चुन लिया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। वहीं अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया जाता है और उपाध्यक्ष जो है एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी, एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। आप ध्यान में रखेंगे संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे जिसमें से एक थे एच.सी. मुखर्जी, मुख्य तौर पर यही थे, एच.सी. मुखर्जी ही थे। और दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे वीटी कृष्णामाचारी। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ सलाहकार 11 दिसंबर के बैठक में ही सलाहकार के रूप में संविधान सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चुन लिया जाता है। बी.एन. राव, है ना, बी.एन. राव। और सचिव के तौर पर एच.बी.आर. आयंगर, सचिव के तौर पर एच.बी.आर. आयंगर।
क्या क्या हुआ? जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। उसके बाद प्रथम बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरा बैठक हुई तो उसमें अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। और वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी, आपको नाम याद रखना बहुत जरूरी है। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया। वहीं पर संविधान सभा के जो सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, वो बी.एन. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। वहीं संविधान सभा के सचिव के रूप में एच.बी.आर. अयंगर को सचिव के तौर पर क्या कर लिया गया? चुना गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दे। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। साथियों, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी जो आपका यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच क्या कर दीजिए? शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद संविधान सभा ने संविधान को निर्माण को लेकर कई बड़ी समितियां बनाई थी। 8 बड़ी समिति बनाया था और लगभग 13 को छोटी समिति बनाया था संविधान सभा ने जब अध्यक्ष पद का चुनाव कर लिया, उपाध्यक्ष को चुन लिया, सचिव को चुन लिया, संवैधानिक सलाहकार को चुन लिया। उसके बाद संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर के कई सारी समितियां का गठन किया और वो समितियां संवैधानिक सभा मतलब संविधान सभा को क्या करेगी? संविधान निर्माण में मदद करेगी। और उस समिति के जो सदस्य होंगे वही संविधान सभा के ही सदस्य होंगे। तो संविधान सभा ने 8 गो बड़ी समिति और 13 छोटी छोटी समिति का गठन किया। और वो समिति कौन कौन थी उसको देख लेते हैं। और वो समिति को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कम से कम जो 8 बड़ी समिति है इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक, और वो 8 बड़ी समिति कौन कौन थी? तो एक थी संघ शक्ति समिति, ठीक। दूसरा था संघ संविधान समिति। और तीसरा था राज्यों से समझौता करने वाली समिति, तो 1 2 और क्या गो हुआ? 3 गो हुआ। तो ये जो समिति थी, 3 समिति, एक थी संघ शक्ति समिति और एक थी संघ संविधान समिति और एक समिति थी राज्य से समझौता करने वाली समिति। और ये तीनों समिति के जो अध्यक्ष थे, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उसके बाद संचालन समिति 4 नंबर पर एक समिति जिसका नाम था संचालन समिति। अगर संचालन समिति की बात करें, एक था प्रक्रिया नियम समिति। अगर संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति की बात करें तो ये दोनों के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या गो हो गया? 5 गो हो गया। छठा था प्रांतीय संविधान समिति। अगर प्रांतीय संविधान समिति की बात करें और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक से रिलेटेड समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक से रिलेटेड समिति। और ये दोनों समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। ये कौन थे? सरदार पटेल। क्या गो हो गया भाई? 6 7 और एक 8 इधर लिख देते हैं। 8। 8वां जो था वो था प्रारूप समिति।
प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपको अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा ने 8 बड़ी समिति और 13 छोटी समिति का जो निर्माण किया था। इन समितियों का काम था संविधान सभा को संविधान निर्माण में मदद करना। 8 बड़ी समिति और उसके अध्यक्ष को तो आप याद ही रखेंगे, और याद रखना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति और राज्यों से समझौता करने वाली समिति, ये तीनों के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति और प्रक्रिया नियमन समिति, इसके राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा का संचालन कौन करेगा? संविधान सभा का संचालन कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। और संचालन एक प्रक्रिया के माध्यम से ही करेगा। आपको हम याद रखने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। संचालन कौन करेगा भाई? अध्यक्ष करेगा। और जब संचालन करेगा तो एक प्रक्रिया के माध्यम से ही करेगा। तो संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक से रिलेटेड जो समिति थी, ये दोनों के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति कौन है, तो आपको ऑप्शन 1 में ही रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लोग वहीं पे गलती कर देते हैं, आप वहीं पे गलती कीजिएगा। राज्य से समझौता करने वाली समिति, भले ही जब देशी रियासत को मिलाया गया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि देशी रियासत को जो है भारत में शामिल करना है, भारत में शामिल करना है। लेकिन जो ब्रिटिश राज्य था, ब्रिटिश शासित राज्य था, उसको भारत में मिलाने के लिए राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथियों, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अब मिटाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति साथियों, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था ना, ये आजादी के बाद किया गया था। जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हो गया, तो आजादी के बाद लगभग 28 या 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी। वो सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? 7 था। और इसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष ये थे अंबेडकर। अंबेडकर जो है, ये जो है पूर्वी बंगाल से चुनाव जीत करके आए थे। पूर्वी बंगाल से अंबेडकर जो है संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से जो है ये जीत करके आए थे। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने नौटंकी करना शुरू कर दिया और मुस्लिम लीग संविधान सभा से हट गया, तो जो है 14 अगस्त को जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और हमने आपको बताया कि प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, प्रारूप समिति को बनाया गया था, ये आजादी के बाद 28 या 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। तो जब भारत का बंटवारा होता है तो जो पूर्वी बंगाल, जो बांग्लादेश रहता है, बांग्लादेश, वो चल जाता है पाकिस्तान के हिस्से में, और जब पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है तो फिर अंबेडकर जो है सदस्य के पद पे नहीं रहते हैं। अंबेडकर क्या रहते हैं? सदस्य के पद पे नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से जीत करके आए थे वो क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है। तो जब अंबेडकर इस सदस्य का हिस्सा नहीं रहते हैं तो फिर संविधान का कार्य शिथिल पड़ जाता है। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी वो शिथिल पड़ जाती है, धीरे से पड़ जाती है। तब संविधान सभा के लोग क्या करते हैं? पूना से, मुंबई प्रेसिडेंसी में पूना रहता है, पूना से जो M.R. जयकर, पूना से जो एक व्यक्ति जिनका नाम था M.R. जयकर, संविधान सभा के लोग M.R. जयकर यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद M.R. जयकर को कहते हैं कि आप जो है इस्तीफा दे दीजिए। आप क्या करिए? इस्तीफा दे दीजिए। जब किसी व्यक्ति को सदस्य में शामिल करना रहता है तो आप एक सदस्य को इस्तीफा दिलवा सकते हैं। ठीक, जैसे कि क्या होता है ना कि मान कर चलिए प्रधानमंत्री वगैरह बनते हैं या किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं, है ना, तो
जैसे कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए एक शर्त यह है कि उनको या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य रहना जरूरी है, या फिर बिहार के जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनको ये जरूरी है कि वो या तो विधानसभा के सदस्य रहे या विधान परिषद के सदस्य रहे। तो अगर मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी अगर लोकसभा से चुनाव हार जाते हैं, लोकसभा से चुनाव हार जाते हैं वो अपने क्षेत्र से, और उनको ही प्रधानमंत्री बनाना है, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, राज्यसभा से किसी सदस्य को क्या करेंगे, इस्तीफा दिलवा देंगे। मतलब इस्तीफा दिलवा दिया जाता है और उसके बाद राज्यसभा से उनको सदस्यता ग्रहण करा करके उनको प्रधानमंत्री मनोनीत कर दिया जाता है या फिर मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, जो पूना से एम.आर. जयकर साहब ये चुनाव जीत करके आए थे संविधान सभा में, राजेंद्र प्रसाद एम.आर. जयकर को इस्तीफा दिलवा देते हैं, इस्तीफा दिलवा देते हैं और फिर पूना से ही अंबेडकर साहब को इनको इस्तीफा दिलवा दिए, एम.आर. जयकर साहब को राजेंद्र बाबा, और राजेंद्र बाबा जब इस्तीफा दिलवा दिए तो फिर पूना से अंबेडकर साहब को संविधान सभा के सदस्य में क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। मतलब अंबेडकर साहब जो है पूना से जो है फिर से सदस्य बन जाते हैं। तो आपको प्रश्न में मतलब एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रेसिडेंसी से चुनाव जीत करके आएंगे। ऑप्शन एक रहेगा बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन दूसरा रहेगा मुंबई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन तीसरा रहेगा मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन चौथा कोई और प्रेसिडेंसी रहे। तो आपका सही उत्तर क्या होगा। अधिकतर लोग गलती करेंगे कि आप लोग जो है बंगाल प्रेसिडेंसी को चुनेंगे, लेकिन नहीं, बंगाल प्रेसिडेंसी गलत हो जाएगा और मुंबई प्रेसिडेंसी आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्योंकि भले ही अंबेडकर पहली बार जब चुनाव जीत करके आए थे तो वो बंगाल प्रेसिडेंसी से ही चुनाव जीते थे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक वो सदस्य के पद पर नहीं रहे और उस समय तक संविधान निर्माण का कार्य उतना तेजी से चल नहीं रहा था। संविधान सभा जो है मुस्लिम लीग को मनाने में लगी थी, संविधान सभा जो है सभी देशों से जो है संविधान को संग्रह करके कैसे संविधान का निर्माण होगा इस पर विचार विमर्श चल रहा था, है ना। तो ये सब तमाम छोटे छोटे जो है पॉइंट पर बात विचार चल रहा था। तब तक क्या होता है कि 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और बाद में जब अंबेडकर साहब पूना से यानी कि मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव जीत करके आते हैं, चुनाव जीत कर नहीं मतलब इनको हटा करके इनको इस्तीफा दिलवा करके जब इनको मनोनीत कर दिया जाता है पूना से, तब से जाकर के जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आती है। इसलिए जो है जब आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि अंबेडकर साहब किस प्रेसिडेंसी से चुनाव जीते थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बंबई प्रेसिडेंसी। आपको बंबई प्रेसिडेंसी की तरफ क्या करना है, जाना है। ठीक, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 7, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर कैसे कैसे सदस्य बने इस चीज को हमने समझा दिया। अब प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 है और इस सातों संख्या को मतलब सातों के नाम को याद रखना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 4 गो ऑप्शन रहेगा जिसमें से 3 गो रहेगा, 1 गो नहीं रहेगा। इसलिए सातों के सदस्य का नाम याद रखना जरूरी है और ये बहुत आसान है। आसान कैसे, हम तुरंत आसान कर देते हैं, इसीलिए तो हम हैं तुरंत आसान कर देते हैं। सबसे पहले तो ये भीमराव अंबेडकर, ये तो आपको याद ही रहेगा, अंबेडकर 1 नंबर पर अंबेडकर ये अध्यक्ष। दूसरा नंबर पर आप याद रखिए के.एम. मुंशी, मतलब मुंशी जी को आप याद रखिए, मुंशी जी, 2 गो नाम याद रहेगा। उसके बाद तीसरा जो थे वो थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद चौथे जो सदस्य थे वो थे गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर। उसके बाद 5वें जो सदस्य थे उनका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 5 के बाद जो छठे जो व्यक्ति थे उनका नाम था एन माधवराव। और उसके बाद जो 7वें जो व्यक्ति थे वो थे टीटी कृष्णामाचारी। और एन माधवराव जो थे वो बीएल मित्रा की जगह पर आए थे। बीएल मित्रा, आपको ये भी ध्यान में रखना है,
बीएल मित्रा के जगह पर कौन आया था? तो एन माधव राय आए थे। और डीपी खेतान के जगह पर कौन आया था? तो डीपी खेतान के जगह पर जो है साथियों, डीपी खेतान के जगह पर टीटी कृष्णामाचारी आया था। तो ये 7 के 7 सदस्य थे, 2 2 4 2 6 7, 7 के 7 सदस्य थे और ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब नाम ध्यान में कैसे रखेंगे? तो अंबेडकर तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब इसमें से ये देखिए कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मतलब इनके नाम में भी कृष्ण है। कृष्ण भगवान का दूसरा नाम गोपाल, कृष्ण को गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। तो कृष्ण स्वामी और गोपाल स्वामी। उसके बाद कृष्ण भगवान को एक माधव के नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण भगवान को माधव के नाम से भी तो जानते हैं। तो एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी, मतलब इसमें भी कृष्ण भगवान का नाम है। तो कहने का मतलब सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर और एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। 4 गो तो आपको याद हो गया, 4 गो तो कृष्ण से ही रिलेटेड है। 4 के बाद 5वां में अंबेडकर, 6ठा में के.एम. मुंशी और 7वां में एक मोहम्मद सादुल्लाह को याद रखिए। मोहम्मद सादुल्लाह, अगर नाम आपको याद नहीं भी है तो भी आपको एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो वहां से आप ऑप्शन क्या कर लीजिएगा, छाट लीजिएगा। तो ये सब 7 के 7 जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। और वही बीएल मित्रा के जगह पर, बीएल मित्रा के जगह पर जो है एन माधव राव को लाया गया। बीएल मित्रा के जगह पर एन माधव राव और डीपी खेतान के जगह पर टीटी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान के जगह पर टीटी कृष्णामाचारी। इस चीज को भी अब साथियों ध्यान में रखेंगे कि बीएल मित्रा के जगह पर माधव राव को स्थान मिला और डीपी खेतान के जगह पर टीटी कृष्णामाचारी को स्थान मिला। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट भी कर दीजिए। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।